हेलो। देखिए आपका ये जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था और उस जूरिस्प्रूडेंस में मैं बता रहा था आपका ये रास्को पाउंड जो लास्ट आपके विद्वान हैं और आज प्रयास किया जाए कि भाई समाप्त हो जाए। रास्को पाउंड ने आपका सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया, ये बताया गया था। रास्को पाउंड ने इंटरेस्ट या हितों की वाइड या व्यापक व्याख्या की, यानी कि वाइड रूप से क्या किया, एक्सप्लेन किया। इन्होंने हित को तीन वर्गों में बांटा, ये याद रखना है। यानी कि रास्को पाउंड ने इंटरेस्ट को या हित को तीन वर्गों में बांटा। एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि पहला हो गया व्यक्तिगत या पर्सनल इंटरेस्ट। दूसरा इनका पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोक हित। और तीसरा सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट का मतलब सामाजिक हित। पूछ सकता है क्वेश्चन प्री में, फिर एक बार याद रखिए। रास्को पाउंड ने इंटरेस्ट को कितने भागों में बांटा? तो आपका जवाब रहेगा तीन भागों में बांटा। रट डालिएगा कौन कौन। पहला व्यक्तिगत हित, दूसरा कौन सा हित, लोकहित, और तीसरा कौन सा हित बांटा इन्होंने? तो आपका सामाजिक। अब आपका ये तीनों हित हम बताएंगे, लेकिन आपका तीनों हित पढ़ना है और बहुत व्यापक व्याख्या किया है आपका रास्को पाउंड महोदय ने। आइए हम पहला देखते हैं, व्यक्तिगत हित को लेकर चलते हैं। जहाँ तक इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात है, व्यक्तिगत हित की बात है, व्यक्तिगत हित को रास्को पाउंड पुनः तीन वर्गों में बांटते हैं। यानी कि व्यक्तिगत हित को, पर्सनल इंटरेस्ट को रास्को पाउंड तीन भागों में बांटते हैं। एक पर्सनालिटी, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। दूसरा आपका डोमेस्टिक रिलेशन, यानी कि घरेलू संबंध, घरेलू संबंध बताते हैं व्यक्तिगत हित में। और तीसरा प्रॉपर्टी या संपत्ति बताते हैं। अब व्यक्तित्व या पर्सनालिटी में क्या क्या आएगा, रास्को पाउंड इस ही बताते हैं। वैसे प्री में ये पूछा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। प्री में कम पूछा जाता है, लेकिन एक एक बार उल्लेख आपका कर दिया जाए। व्यक्तिगत व्यक्तित्व में ये बताते हैं शारीरिक हित, यानी कि आपका शारीरिक हित, फिर इच्छा की स्वतंत्रता, फिर सम्मान और प्रतिष्ठा, फिर एकांतता, और विश्वास और विचार। अब हमें इनके जो ये पर्सनालिटी संबंधी इंटरेस्ट हैं, इनको क्या भारत में मान्य किया गया है कि नहीं, यानी कि क्या इनको भारत में मान्यता दी गई है कि नहीं? तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ लेंगे। शारीरिक स्वतंत्रता, तो क्या शारीरिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि नहीं? निश्चित रूप से की गई है। और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये पहला पॉइंट रहा, आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक, 22 तक। दूसरा इच्छा की स्वतंत्रता, यानी कि डिजायर की स्वतंत्रता। तो इच्छा की स्वतंत्रता भी आपका आर्टिकल 19 में भी कुछ हद तक समाहित है और आर्टिकल 21 में भी, याद रखिए।
इसके बाद सम्मान और प्रतिष्ठा, यानी कि गरिमा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। अगर सम्मान और प्रतिष्ठा को हम देखें तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में भी गरिमा और प्रतिष्ठा की बात की गई है। तत्पश्चात गरिमा और प्रतिष्ठा की बात आर्टिकल 21 में समाहित है और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो ये गरिमा या प्रतिष्ठा का सवाल है, सवाल यानी कि जो ये राइट है, यह एक फंडामेंटल राइट है। आइए अगला देखा जाए, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता उर्दू में कहते हैं। जहाँ तक निजता या एकांतता की बात है, वर्तमान समय में जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत से रिटायर्ड जस्टिस पुट्टुस्वामी रिटायर्ड जस्टिस पुट्टुस्वामी के वाद में राइट टू प्राइवेसी को क्या माना? आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट माना। अगला है विश्वास और विचार, यानी कि बिलीव और थॉट की स्वतंत्रता। ये रास्को पाउंड बताते हैं और इसे हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, ऐड। यदि हम अपनी उद्देशिका देखें, प्रियम्बल देखें, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता या फ्रीडम दी गई है। उसमें विचार और विश्वास की भी स्वतंत्रता शामिल है। विश्वास की स्वतंत्रता की जहाँ विचार की स्वतंत्रता की बात है, आर्टिकल 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने विचार क्या कर सकते हैं, प्रकट। और जो विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक, जो आपका रिलीजियस यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसमें विश्वास की स्वतंत्रता भी क्या है, एड है, समाहित है। इस प्रकार पर्सनालिटी से संबंधित इंटरेस्ट क्या होता है, ये बताया गया। आगे आइए, घरेलू इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट। तो फिर रास्को पाउंड ये कहते हैं कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी होता है और इस इंटरेस्ट में क्या क्या शामिल है, तो आपका हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि पति पत्नी का हित। आपका देख ही रहे हैं समाज में, पति का हित अलग है, पत्नी का हित अलग है। और जब तक कि इन हितों में बैलेंस न बना लिया जाए, परिवार चलना मुश्किल हो जाता है। अर्थात पति को भी अपना कुछ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है। इंटरेस्ट का मतलब कुछ आवश्यकताएं, कुछ इच्छाएं त्यागिए, कुछ डिमांड त्यागिए। और पत्नी को भी अपनी कुछ मांग, कुछ डिमांड, कुछ डिजायर, कुछ आवश्यकताएं त्यागनी पड़ती हैं, तभी परिवार सुखपूर्वक चल पाता है। अन्यथा जाकर कचहरी में, फैमिली कोर्ट में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा लड़ाई लगता है कि हस्बैंड और किसके बीच है, वाइफ के बीच। आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि जब तक कि सामंजस्य, यानी कि जब सबका सीना 56 इंच का ही हो जाएगा और अपना सीना कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो घरेलू झगड़े क्या होंगे, बढ़ेंगे और पति पत्नी के हितों में टकराव होगा। तो जो समझदार होते हैं वह बैलेंस बना लेते हैं और कुछ लोग बैलेंस नहीं बना पाते तो थाना और कहाँ दौड़ते हैं, कचहरी। कहावत भी कही जाती है कि अगर चौका का मामला चौकी तक पहुंच गया
यानी कि किचन का मामला थाने तक पहुंच गया तो समाज में क्या होती है? बेइज्जती। अगला देखिए, माता पिता का हित। माता पिता का हित है घरेलू संबंधों में, बच्चों का हित है, विवाह का हित है, परिवार का हित है। तो मैरिज पर एक बार देख लिया जाए। जहाँ तक मैरिज की बात है, आप देख ही सकते हैं कि स्वेच्छा से कोई भी पुरुष किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की स्त्री से विवाह कर सकता है और कोई स्त्री भी ऐसी कर सकती है। ये रास्को पाउंड भी बताते हैं कि विवाह संबंधी हित हैं और ये आपका स्वतंत्रता भी है। अगर ये संपत्ति संबंधी हित देखा जाए, जहाँ तक रास्को पाउंड की बात है, जो प्रॉपर्टी संबंधी इंटरेस्ट हैं, ये प्रॉपर्टी संबंधी इंटरेस्ट की व्याख्या करते हैं और इसमें निम्नलिखित बातों को ये शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं जो रास्को पाउंड इसमें शामिल करते हैं? वह बातें हैं, पहला हो गया प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। देख ही रहे हैं भारत में संपत्ति पहले आपका कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट था, लेकिन हमारी संसद ने इस फंडामेंटल राइट को भी छीन लिया और सुप्रीम कोर्ट केवल नज़ारा देखता रहा, कुछ कर नहीं पाया। दूसरा, उद्योग और संविदा, यानी कि संपत्ति में उद्योग की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संविदा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद लाभप्रद हित यानी कि बेनिफिशरी इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद समुदाय का हित है, नियोजन की निरंतरता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ क्या मिले, काम मिले। तो आप देखे होंगे कि जिन व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट या नियोजन नहीं मिलता, तो अमेरिका में वहाँ की सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं अमेरिका में, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। यूपी में भी अखिलेश बाबू ने, यानी कि हमारे बबुआ अखिलेश जी ने बेरोजगारी भत्ता दिया भी था, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया और काफ़ी नाम भी कमाए थे। इस प्रकार जो पर्सनालिटी संबंधी आपका इंटरेस्ट है, वह इंटरेस्ट समाप्त हुआ। फिर रास्को पाउंड दूसरा हित कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोकहित। लोकहित में ये बताते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें राज्य का हित होता है। राज्य के हित का मतलब कि विधिक रूप से, लीगल रूप से जो स्टेट का इंटरेस्ट है आपका, वह होता है, यानी कि राज्य आपका, राज्य का हित ये है कि उसकी अखंडता बनी रहे, कार्य की स्वतंत्रता है, राज्य के व्यक्तित्व किया जाए। इसका मतलब कि राज्य को तोड़ा न जाए, राज्य को कार्य करने दिया जाए और राज्य के पर्सनालिटी का सम्मान किया जाए। यानी कि ये नारा न लगे भारत में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम यही इच्छा रखते हैं, यानी कि भारत अखंड है, ये हम नहीं, रास्को पाउंड भी बता रहे हैं। तत्पश्चात तीसरा आपका सोशल इंटरेस्ट आता है, सामाजिक हित आता है। जहाँ तक सामाजिक हित की बात है, सामाजिक हित में आपका कुछ बातें शामिल होती हैं, जैसे सामान्य सुरक्षा हो गई, सामान्य आपका माने स्वास्थ्य हो गया, शांति व्यवस्था हो गई, अधिग्रहण की सुरक्षा हो गई, ट्रांजैक्शन या संव्यवहार की सुरक्षा हो गई इत्यादि। ये आपका किस में आते हैं? आपका सोशल इंटरेस्ट में। यानी कि सोशल इंटरेस्ट समाज से रिलेटेड है।
अब आइए रास्को पाउंड की अगली बात देखी जाए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह बात आपका है ये रास्को पाउंड ने ये कहा कि जो ये इंटरेस्ट तीनों हैं इसमें टकराव होना लाजमी है, अतः कानून ऐसा होना चाहिए जो हितों में टकराव को क्या करे, कम करे, और जैसे ही कम होगा टकराव तो समाज अच्छे ढंग से संचालित होगा। और आपका फिर रास्को पाउंड कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं वह विधि से कुछ अपेक्षा करता है, कुछ आशा करता है कि विधि हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति करेगी। तो आखिर क्या क्या आशा करता है, यानी कि व्यक्ति, समाज में जो व्यक्ति हैं वह कानून से कुछ आशा करता है, और वह आशाएं इन्होंने 1919 ईस्वी में 5 आशाएं दी, और फिर 1942 ईस्वी में समाज के विकास को देखते हुए 3 और आशाएं जोड़ दी। यानी कि समाज में जो व्यक्ति हैं वह कानून से कुछ अपेक्षा करता है, और क्या क्या अपेक्षा करता है, भारत में क्या इनकी विचारों गई है कि नहीं। जो कानून द्वारा आशा की जाती हैं उसको हम कहते हैं आपका संकल्पनाएं या अवधारणाएं कहिए। यानी कि इन्होंने 5 आपका संकल्पनाएं या अवधारणाएं दी या न्यायिक आधार तत्व दिया, ये कहा जाता है बेस दिया। अब क्या क्या दिया तो पहले एक एक करके समझिए। आठ पहले 5 बताया जाए और फिर कितना बताया जाए 3, और भारत में हम जोड़ते रह रहे हैं। देखिए पहला भाई, साभिप्राय अतिक्रमण का अभाव। साभिप्राय अतिक्रमण का अभाव का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के हमारी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास या अतिक्रमण न करे। इसके लिए अगर हम भारत में देखें तो आईपीसी में ट्रेसपास बना है, क्रिमिनल ट्रेसपास, और टाट में ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब ये हुआ कि बिना किसी विधिक औचित्य के आप किसी की संपत्ति में आप प्रवेश कर रहे हैं तो ये ट्रेसपास हो गया। ये टाट भी हैं, और इतिहास गवाह है कि जो प्रथम अपकृत्य रहा, फर्स्ट अपकृत्य रहा, या जो अपकृत्य की माँ रही या जननी रही, या आपका सबसे पहला जो टाट उत्पन्न हुआ ये बिहार में पूछा गया है, वह ट्रेसपास या अत्याचार ही था। अगर ट्रेसपास किया गया है ऑफेंस करने के लिए तो इसी को क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं, आपराधिक अत्याचार कहते हैं। तो रास्को पाउंड ये बताते हैं कि भाई समाज कानून से ये आशा करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के उसकी संपत्ति में ट्रेसपास नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। ये कानून से हम आशा करते हैं, और भारत में भी आशा की गई है, कहाँ, आईपीसी में। दूसरा देखिए, स्व अर्जित संपत्ति का उपभोग। स्व अर्जित संपत्ति का उपभोग का मतलब हुआ अगर किसी व्यक्ति ने सेल्फ प्रॉपर्टी एक्वायर की है, अर्जित की है, तो वह जिस प्रकार चाहे उसका उस प्रकार उपभोग कर सकता है। लेकिन कैसी संपत्ति का, स्व अर्जित। इसको हिंदू लॉ में थोड़ा देखिए। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को पार्सनरी संपत्ति,
यानी कि सहदायगी संपत्ति या समासिता संपत्ति जो 3 पीढ़ी ऊपर से आ रही हो, ऐसी संपत्ति में सबको हक मिलता है। लेकिन दूसरी जो संपत्ति होती है सेल्फ इक्वायर, यानी कि स्व अर्जित, और स्व अर्जित संपत्ति का मालिक चाहे उस संपत्ति के जैसा बयान करे, बयान पर रोक नहीं है। चाहे वो दान दे दे, चाहे एक पुत्र को दे दे, किसी पुत्री को दे दे, लेकिन सभी नहीं। कौन सी संपत्ति? केवल स्व अर्जित। और आपका जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी है उसमें उसको राइट नहीं है। तो रास्को पाउंड पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संपत्तियों की बात नहीं करते, केवल किसकी बात करते हैं? स्व अर्जित। अगला देखिए, तीसरा, सद्भाव पूर्वक व्यवहार की आशा, यानी कि आपका बोनाफाइड या गुड फेथ में या बोनाफाइड रूप में सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति व्यवहार या कंडक्ट दर्शाएं। ये विधि समाज के लोग कानून से आशा करते हैं। तो जहाँ तक गुड फेथ की बात है, सद्भावना पूर्वक बात है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कार्य करे तो उचित सतर्कता और सावधानी से करे और ध्यान देकर करे। गुड फेथ को आईपीसी के सेक्शन 52 में स्पष्ट किया गया है, और एविडेंस में भी हम आगे बताएंगे। सेक्शन 14 में गुड फेथ को रेलेवेंट बनाया गया है स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा में, बुरी दशा नहीं, अच्छी दशा। तो सद्भावना पूर्वक चौथा देखिए, सावधानी की आशा, यानी कि समाज का व्यक्ति यह चाहता है कि कानून ऐसा बने जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे प्रति कोई कार्य कर रहा है अपने कार्य में सावधानी बरते, सतर्कता बरते। तो यहाँ भी आपका है कि अगर कोई व्यक्ति सावधानी नहीं बरतता अपने कार्य में, तो ऐसी दशा में इसका मतलब ये हुआ कि वह नेग्लिजेंस किया है, उपेक्षा किया है, और इसके लिए तमाम उपाय हैं। उपाय 2-3 हम बताएं भारत में। पहला ये है कि उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना आईपीसी के सेक्शन 304 ए में दंडनीय है, यानी कि आईपीसी की धारा 304 ए में। और अपकृत्य में अगर हम देखें तो डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन के वाद में, डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन के केस में जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने नेग्लिजेंस या उपेक्षा को एक स्वतंत्र अपकृत्य माना सर्वप्रथम, और इन्होंने सबसे अच्छा परिभाषा नेबर या पड़ोसी की दी, सबसे अच्छा परिभाषा दी। पांचवा, खतरनाक वस्तुओं को नियंत्रणाधीन की आशा, यानी कि रास्को पाउंड ये कहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति यह कानून से आशा करता है कि कानून ऐसा होगा जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति डेंजरस थिंग्स रखा है, खतरनाक वस्तु रखा है, तो वह अपने कंट्रोल में रखेगा, अपने क्या रखेगा? नियंत्रण में। अब आइए, अगर डेंजरस थिंग्स उसके कंट्रोल से बाहर चली जाए और किसी को नुकसान हो जाए, तो ऐसी दशा में क्या होगा? तो ऐसी दशा में आपका भारत में देखा जाए तो टाट में हमें जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? टाट। टाट में 2 केस इस पर याद रखिएगा। पहला इंग्लैंड का रायलैंड्स बनाम फ्लैचर, नाम फ्लैचर के वाद में
हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने और आपका जस्टिस आपका ब्लैकबर्न ने, एक्सचेक चेंबर के न्यायाधीश थे ब्लैकबर्न ने, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई डेंजरस थिंग्स रखा है, खतरनाक वस्तु रखा है, वह वस्तु वहाँ से इस्केप कर जाती है, पलायित कर जाती है और दूसरे को इंजरी या क्षति होती है, तो ऐसी खतरनाक वस्तु रखने वाला व्यक्ति क्या होगा? जिम्मेदार, लाइबिल। केस याद रखिएगा, रॉलेंस बनाम कौन सा केस है? फ्लेचर का। जस्टिस पूछा जाता है ब्लैकबर्न। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आपका एब्सोलूट लाइबिलिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत या आत्यांतिक दायित्व का सिद्धांत या एमसी मेहता का सिद्धांत, और यह केस आया एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। जस्टिस पीएन भगवती ने एब्सोलूट लाइबिलिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपका ये भी याद रखना है किस जज ने किया, तमाम चीज़ें जिसमें कि कोई डिफेंस मान्य नहीं है, यानी कि कोई डिफेंस आप नहीं ले सकते। किस बचाव, किस अपकृत्य में, किस स्टार्ट में? एब्सोलूट लाइबिलिटी। किस केस में प्रतिपादित किया गया? याद रखिएगा, एमसी मेहता। फिर किस जज ने प्रतिपादित किया, ये भी पूछा जाता है, तो क्या आपका जवाब रहेगा? जस्टिस पीएन भगवती। अब आइए, 5 जो संकल्पनाएं इनकी थी, विद से मनुष्य आशा करता है, ये 1919 में इन्होंने दिया था, लेकिन समाज विकास के साथ आपका 1942 में, यानी कि 1942 ईस्वी में इन्होंने इसमें 3 और बातें जोड़ी, यानी कि कितनी बातें आपका जोड़ी? 3 बातें। तो टोटल कितना हो गया? 8। अब 3 बातों को आपको देखा जाए, पहला ये कह रहे हैं कि नौकरी की सुरक्षा, यानी कि ये 6वां है। चौथा है ये 6वां, यानी कि जो व्यक्ति सर्विस पाया है उसे सर्विस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या भारत में क्या नियम है, हमें देखना है। जहाँ तक भारत की बात है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 310 और आर्टिकल 311 को कवर करना पड़ेगा। देखिए, यूनियन या संघ के जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, वह किसके प्रसाद पर्यंत, किसके प्लीजर पर्यंत या अपना पद धारण करेंगे? भारत के और जितने राज्य के पब्लिक सर्वेंट हैं, वे राज्यपाल के पद पर, यानी कि राज्य या गवर्नर प्लीजर से ही अपना धारण करें। ये पहली सुरक्षा है, यानी कि आपका प्रसाद का सिद्धांत। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका है वह आपका 311 में है कि प्रत्येक पब्लिक सर्वेंट को ये आपका प्रोटेक्शन दिया गया है। 2 प्रोटेक्शन दिए गए हैं, 2 संरक्षण आर्टिकल 311 में। पहला क्या है कि बिना सुने उसे नौकरी से हटाया नहीं जाएगा, और दूसरा ये है कि जिस अथॉरिटी ने उसे अपॉइंट किया था, उसकी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी द्वारा उसे नौकरी से बर्खास्त या टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। ये सुरक्षा है संविधान में। 2 आर्टिकल कौन कौन? 310
और 311। आइए प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा देखा जाए। अन्य, ये तो सरकार हो गई। प्राइवेट सेक्टरों में सुरक्षा कम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 3 माह का वेतन देकर किसी भी कर्मचारी की छंटनी की जा सकती है। तो रास्को पाउंड ये कहते हैं कि जब नौकरी पाया तो सुरक्षा होनी चाहिए। इस महामारी के युग में तमाम कंपनियों ने अपने श्रमिकों को 3 माह का वेतन देकर क्या कर दिया, वाह। और वो श्रमिक सड़क पर आ गए। कोई काम नहीं है तो दिमाग तिकड़मबाजी में लगाएंगे, और अपराध क्या हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं समाज में। ये नौकरी की सुरक्षा। 7वां देखिए, वृद्धावस्था में भरण पोषण की सुरक्षा। यानी कि समाज के व्यक्ति कानून से आशा करते हैं कि आपका कानून वृद्धावस्था में हमें भरण पोषण करेगा। यानी कि आपका हमें क्या करेगा, सहारा देगा। देखिए, वृद्धावस्था में सहारा के लिए भारत सरकार भी योजना चला रही है। एक तो आपका जो 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उनको तमाम जगहों पर छूट दी जा रही है सीनियर सिटीजन के नाम पर। सीनियर सिटीजन टिकट हुआ इत्यादि। दूसरा, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को पेंशन भी दी जा रही है, पेंशन भी दी जा रही है। तीसरा, जो व्यक्ति रिटायर होते हैं नौकरी से, उनको पेंशन बुढ़ापे में दी जाती थी। यही सरकार गलत कर गई और पेंशन का प्रावधान ही समाप्त कर दी। यानी कि अब पेंशन जो नई भर्तियां हो रही हैं, पेंशन नहीं मिलेंगी। अब ये राष्ट्र पाउंड के विचार से विपरीत विचार हुआ। तो क्यों की जाती थी कि सरकार का सेवा किया है तो कर्तव्य है कि बुढ़ापे में उसकी क्या करे, सेवा। लेकिन सरकार ने कई झटके में बंद कर दी और तमाम कर्मचारी आंदोलन किए, कोई सुनने वाला नहीं है। अर्थात अगर हम वर्तमान में भारत में देखें तो जो श्रमिक संघ है वह निष्क्रिय होता जा रहा है। यानी कि ये बहुत दुखद आपका कह सकते हैं ये बात है। श्रमिक संघों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन श्रमिक संघ शांत पड़ा है। ये एक बहुत आपका बुरी स्थिति है। इससे श्रमिकों का अधिकार मारा जा रहा है। सरकार मनमाना कानून बनाएगी, कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा, और श्रमिकों का हक क्या होगा, मार दिया जाएगा। 8वां देखिए, अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न जोखिम के लिए समाज आर्थिक भार वहन करे। इसका मतलब ये हुआ कि रास्को पाउंड ये कहते हैं कि अगर कोई प्राकृतिक घटना हो गई, अप्रत्याशित घटना हो गई, तो ऐसी दशा में समाज उसका भार वहन करे। यानी कि ऐसी दशा में समाज या कानून ऐसे लोगों के आश्रितों को कुछ लाभ पहुंचाए, अर्थात कुछ आर्थिक मदद करे। इस विषय पर आइए देखा जाए क्या नियम है। आपदा आ जाती है तो सरकार कुछ मदद करती है। वर्तमान समय में हम जोड़कर पढ़ा रहे हैं, वर्तमान समय में महामारी के कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े 30 और 40 लाख बता रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा कितना है, 4 लाख से कुछ अधिक। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने, भाई रास्को पाउंड कह रहे हैं कि जब ऐसे महामारी से लोग मर रहे हैं
तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता क्या करे, पहुंचाए। हमारे यहाँ तमाम कानून भी बने हैं, महामारी एक्ट से लेकर तमाम कानून सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुआ, सरकार कह रही है कि हम नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, शैल शब्द का प्रयोग कानून में है, अतः मुआवजा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और आप समिति बनाइए, अब कितना मुआवजा देंगे आप वो अलग बात है, लेकिन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार रास्को पाउंड ने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया और हमने रास्को पाउंड के विचारों को भारत में अप्लाई करके बताया। अब आइए, इस प्रकार आपका सोशलिस्ट स्कूल समाप्त हुआ। अब भारतीय कानूनों में समाज शास्त्री विचारकों के विचार को कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है, ये क्वेश्चन आपका प्री में कम आता है। मैं बता दूं, जो लोग एलएलएम किए हैं और कहीं इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं इंटरव्यू देने, उनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिर आपका शॉर्टकट में बता दिया जाए एक एक करके। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जहां के हितों के टकराव को कम करने के लिए आपका प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे अच्छा प्रावधान रिजर्वेशन का है, यानी कि आरक्षण का है। दूसरा, जो संविधान का भाग 4 है, यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, नीति निर्देशक तत्व राज्य के, ये शुद्ध रूप से, प्योर रूप से आपका समाजशास्त्री विचारकों के विचारों पर ही आधारित है। ये शुद्ध रूप से इसमें समाहित है। अगर हम देखें तो अब उतना बताना संभव नहीं है, वो एलएलएम स्तर पर पढ़ा जाता है एक एक आर्टिकल और इनके विचार, क्योंकि भाई कंपटीशन के लिए पढ़ाया जा रहा है और समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस भी भाई मने समाप्त करना है। अगला देखा जाए आपका, ये इंदिरा साहनी का केस। आइए, इंदिरा साहनी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये डिसाइड किया था कि जनरली या सामान्यतः जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होगा वह 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध रूप से हितों में बैलेंस बनाया गया कि जनरल का भी हित न मारा जाए और जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनके भी हित को प्रश्रय दिया जाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया। लेकिन वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नियम का तमाम राज्य वायलेशन भी कर रहे हैं और आपका जो EWS 10% है ये भी वायलेशन इससे हो रहा है कि नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL पेंडिंग है, यानी कि आज का पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग 65% सीटें रिजर्व हो गई हैं और जनरल के लिए केवल और केवल 35% ही बची हैं, क्योंकि 50% वो फिर दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि एक दो ले रहे हैं, 2-3, और 10% EWS, तो लगभग कहाँ तक पहुँच गया है 65, और बचा कितना 35। अब आगे देखा जाए आपका प्रीवी पर्सवाद, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के केस को ही उपनाम है
प्रीवी परसवाद। फिर एक बार देखिए केस माधव राव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस का उपनाम है प्रीवी परसवाद। जो राजा महाराजाओं को थैलियां या धन दिया जा रहा था, इस धन को समाप्त किया गया। फिर आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर संपत्ति की सीमा निर्धारित की गई। फ्री लीगल एड दिया गया। PIL हो गया। SC/ST एक्ट में संशोधन हो गया। और आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इत्यादि जो कानून बनाए गए, उल्लेख करना भी संभव नहीं है भाई इतने कम समय में, कि जितने कानून ये बनाए गए या SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया, ये सब हितों में बैलेंस बनाने के लिए ही किया गया। इस प्रकार एक शॉर्टकट में हमने भारत में बताया, पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाया समय अभाव के कारण। तो इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल से एक नया स्कूल या विचारधारा चलेगी, रियलिस्ट थ्योरी, यथार्थवादी विचारधारा, जो न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न की गई हैं और अच्छी हैं, उसको भूमिका से लेकर वैसे रियलिस्ट पर एक क्वेश्चन केवल बना है। अब तक के इतिहास में क्वेश्चन कम बनता है। क्वेश्चन यही बना है कि कौन सी विचारधारा न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न है या न्यायालय द्वारा उत्पन्न है, तो कौन मार कराएंगे? रियलिस्ट। अब तक के इतिहास में बस एक क्वेश्चन बना है, लेकिन इसके आपका कल बता दिया जाए विचारधारा को और विद्वानों को कल समाप्त हो जाए, तो अगले चैप्टर को, कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको भी जल्दी ही समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।